हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नूर आलम और आप हैं अपने ही चैनल पर टारगेट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चार्ज का इंट्रोडक्शन और चार्ज की यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप पहले चार्ज का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, देन आप इस लेक्चर को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज कितने तरह के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें और बता दूं कि हमने यूनिट पढ़ी थी चार्जेस की, तो उसमें 2 यूनिट मैं आपको और बताता हूं। यानी कि अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है फ्रैंकलिन। ये 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव जेई वगैरह में नहीं है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं जैसे एसआई और ये एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी वगैरह, तो उसमें 1 मार्क्स में कभी कभी साइंस पोर्शन में, जीएस पोर्शन में पूछ लिया जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? फ्रैंकलिन हो गया। तो फिर लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये हो गई फैराडे। हाँ, वही माइकल फैराडे। फ्रैंकलिन क्यों स्मॉलेस्ट यूनिट इस पड़ी नाम? क्योंकि ऐसा हुआ कि एक बार एक साइंटिस्ट महोदय थे, वो आसमान में पतंग उड़ा रहे थे कंडक्टिंग वायर से। तो आसमान में जब बिजली कड़की तो वो उस कंडक्टिंग वायर से होते हुए उनको लगी, यानी वो पहले इंसान थे जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, और उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था इलेक्ट्रिक शॉक को, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। उन्हीं के नाम से, सरनेम से इनका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पड़ी फ्रैंकलिन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना बहुत ज़्यादा तीर मारने वाली चीज़ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस के पहले बात करने से पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस कैसे किया गया है? हालांकि ये सब बुक्स में नहीं होता है, सुन लीजिए। 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है चार्ज को। पहला, अकॉर्डिंग टू नेचर, हमें यही वाला पढ़ना है, इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो अब सुनिए, टाइप्स ऑफ चार्जेस के हिसाब से कितने टाइप के हमारे पास चार्जेस हैं? नेचर के हिसाब से 2 टाइप के चार्जेस हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज। हाँ, चार्ज को किससे डिनोट करते थे, याद है? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। और नेगेटिव चार्ज दूसरा है हमारा नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू पोजीशन में भी हमारे 2 चार्ज आते हैं। पहला आता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज वही छोटे वाले चार्ज, और ये कभी मूव नहीं करते, ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। ये पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है ये पॉइंट चार्ज। और दूसरा है टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज को नॉट लगा के डिनोट करते हैं, और इसको रैंडम सिंपल। हाँ, ये हम बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये सब मूव करते हैं, सब टेस्टिंग चार्ज होते हैं, ये सब टेस्ट करती हैं चीज़ों को। तो अकॉर्डिंग हमें यही वाले पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या हुए? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात बता दूं। 2 पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस। 2 पॉजिटिव चार्जेस यानी इनको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होता है। लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होता है? रिपल्शन होता है। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा? ये होते हैं अनलाइक चार्जेस। हिंदी में बोले तो सजाती आवेश और विजाती आवेश। सजाती आवेश और विजाती
आवेश। तो इनके बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। इनके बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी दो अगर हाँ अगर निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो तब भी रिपल्शन होगा, ये भी तो लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी जो आज की मेन टॉपिक है उसकी तरफ। तो मेन टॉपिक हम लोग हेडिंग लगाएंगे। तो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों के गुण। आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है? देखो चार्जेस के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल हम लोग यहाँ कितनी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं? 3, 1, 2 और 3। फर्स्ट नंबर एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। पहला एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नंबर इस हिंदी में बोले योगात्मक प्रकृति, यानी आवेशों की योगात्मक प्रकृति। आवेशों की योगात्मक प्रकृति। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझने के लिए एडिटिव नेचर आना चाहिए, यानी आवेशों का संरक्षण। और लास्ट वन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आवेशों का क्वांटीकरण। तो 3 हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की, बेसिकली एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं। पहला हमारा एडिटिव नेचर, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हटा देता हूँ। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज हमेशा ऐड होते हैं। पहले मैंने बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला ना कि पहले आप वो वीडियो देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर चीज़ें हमेशा डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं। तो अगर मान लें 2 चार्जेस हैं, इफ़ देयर आर 2 चार्जेस इन एनी सिस्टम, अगर एक सिस्टम है, देयर आर 2 चार्जेस, ऐसे लिख दें, देयर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 इन एनी सिस्टम, देन नेट चार्ज ऑन सिस्टम। सिस्टम पर नेट चार्ज कितना होगा? जैसे मान लीजिए सिस्टम के अंदर Q1 चार्ज भी और Q2 चार्ज भी, तो इस पूरे सिस्टम पर कैसा चार्ज होगा? तो क्या होगा, नेट चार्ज ऑन सिस्टम क्या होगा? Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2। Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2। इफ देयर आर n चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे कर कर Qn in any system, in any system, then net charge on the system is the algebraic sum of all the charges present in that system। यही आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है। इफ देयर आर n charges Q1, Q2, Q3, Q4 dash Qn in any system, then net charge on that system is the algebraic sum of all the charges present in that system. This is known as additive nature of
charges and also known as, इसको एक नाम से और जाना जाता है, also known as principle of superposition of charges, that is q net on the system is the q1 plus q2 plus q3 plus q4 so on qn। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यहाँ पर हम इसे सिग्मा में लिख सकते हैं, क्यू आई, आई कहाँ से 1 to n, समेशन लगा के हम लिखते थे ना, याद है कि भूल गए? कोई भी चीज़ अगर अलजेब्रिक ऐड होती है तो समेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि इफ़ देयर आर n charges in any system then the total charge on net charge on the system will be additive, या कह सकते हैं कि algebraic sum of all the charges present in that system। ये बात समझ में आ गई होगी कि जितने भी चार्जेस को मोटे तौर पर जितने भी चार्ज उनको बस ऐड कर दीजिए विद साइन। algebraic का मतलब होता है विद साइन, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, निगेटिव। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन देते हैं इफ q1 plus q2 equal to 0 what this signifies, ये क्या सिग्निफाई करता है? अगर q1 plus q2 equal to 0 है तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, गिवन क्या है हमको, q1 plus q2 बराबर 0, तो q1 बराबर माइनस q2। दिस सिग्निफाइज दैट q1 एंड q2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। भाई दो चार्जेस मिलके जीरो कब होंगे? एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तभी तो जीरो होगा, और जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव, यानी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और दोनों के नेचर भी अपोजिट होने चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो आई थिंक आपको पहला समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए। देख लेता हूँ फ्रेम में सब आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, सब आ रहा है, ठीक है। हटा दूँ 1 2 3 टनिंग। देखिए अगली प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में बोले तो आवेशों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। अब बात समझिए, आवेशों का संरक्षण क्या चीज़ है? संरक्षण का मतलब होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है उस चीज़ को सिक्योर कर लेना, यानी जितनी है उतनी रहे। याद करो, आपने इससे पहले भी कंजर्वेशन पढ़े हैं, 11th में आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जितना इनिशियली हो कोई चीज़ उतनी ही बाद में हो, जैसे मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता था। वैसे ही यहाँ पर भी चार्ज, यानी जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी हो, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। याद करिए आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज ऑल्सो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज इट इज़ अ कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ अ कंजर्व प्रॉपर्टी। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे हम लोग एनर्जी को लिखते थे वैसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख दें, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफ़र, यानी ये ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती थी, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हेंस हम ऐसे भी कह सकते हैं, हेंस द
टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। बात समझिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। आइसोलेटेड मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स बना दिया और ये एक उसकी इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटिंग मतलब चार्ज ना बाहर जाएगा ना बाहर से कोई चार्ज अंदर आएगा, अंदर ही Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। एक काम करता हूँ, Q1 Q2 से आप नहीं समझ रहे हो, +3 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, +1 कूलम चार्ज है। अब ये 3 बॉडीज़ हैं अलग अलग चार्जेस की, एक दूसरे को जितना भी चार्ज देते रहें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ओवरऑल पूरी बाउंड्री के अंदर तो उतना ही चार्ज है होगा ना जितना अभी दिख रहा है आपको। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो यहाँ 3 पर्सन है, इसके पास 10 रुपीज़ है, इसके पास 5 रुपीज़ है, इसके पास 7 रुपीज़ है। टोटल कितना हुआ? 22 रुपीज़ है। इस घर में रहने वाले लोगों के पास 22 रुपीज़ है। अब बात करते हैं, इसने अपने पास से 3 रुपीज़, इसने अपने पास से 2 रुपीज़ इसको दे दिए, तो क्या 22 से ज़्यादा हो गया? अभी भी उतना ही है। समझ आ रही बात को? यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। यानी कि अगर बाहर, आइसोलेटेड मतलब जो सराउंडिंग से या बाहर से चार्जेस को एक्सचेंज ना करे, तो वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्यूनेट होगा, या इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल फाइनल चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए टोटल इनिशियल चार्ज ऐसे एक मान लेते हैं, एक बॉडी, एक सिस्टम मान लेते हैं जिसके पास Q1, Q2 और Q3, अच्छा स्मॉल से दिखाना चाहेंगे, सारी चीज़ें स्मॉल से दिखा रहे हैं चार्ज, तो ये भी स्मॉल से Q1, Q2 और Q3 3 चार्ज थे। इन्होंने आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र वगैरह चार्ज किए, बाद में ये कितने हो गए? बाद में होगा ये Q1 डैश, Q2 डैश, Q1 डैश की वैल्यू Q1 माइनस समथिंग या Q1 प्लस समथिंग होगा, और Q3 डैश। तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। बात समझ में आई? यानी कि ध्यान से देखो, तो ये क्यूनेट है, जितना पहले है उतना ही बाद में, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा QI इनिशियल बराबर सिग्मा QI इनिशियल बराबर सिग्मा QI फाइनल। सो वी कैन राइट एज सिग्मा Q इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है। अगर आइसोलेटेड बॉडी है तो इधर से जाएगा तो इधर कम, इधर बढ़ जाएगा, लेकिन कंप्लीट उतना ही तो चार्ज रहा आइसोलेटेड बॉडी के अंदर। तो जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होगा। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा देता हूँ। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक एग्जांपल ज़्यादा बेटर लगेगा। मान लीजिए एक बॉडी है, उसके अंदर प्लस का 3 कूलम, माइनस का 2 कूलम और प्लस का 7 कूलम चार्ज है, और आपस में इन्होंने चार्ज एक दूसरे को ट्रांसफ़र वगैरह किया। इस बॉडी ने इसको, इस बॉडी ने इसको, ये हमारी फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, ये थर्ड बॉडी, ऐसे मान लेते हैं। तो फर्स्ट बॉडी में अब चार्ज जो हो गया माइनस का 5 कूलम हो गया, सेकंड बॉडी में प्लस का 1 कूलम हो गया, और लास्ट में इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या लगा दें? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये हमारी क्या है? ये हमारी है इनिशियल स्टेट, और ये हमारी क्या है? फाइनल स्टेट।
तो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश। Q1 डैश के पास 3 कूलम, Q2 के पास माइनस का 2 कूलम, इसके पास 7 कूलम पॉजिटिव। Q1 डैश के पास माइनस का 5 कूलम प्लस का 1 कूलम, और Q3 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितना हो गया 7 3 10, 10 में से 2 गया 8 कूलम पॉजिटिव। इधर 5 में से 1 गया माइनस का 4 कूलम प्लस का Q3 डैश, ये उधर चला गया तो Q3 डैश बराबर पॉजिटिव 8 कूलम प्लस पॉजिटिव 4 कूलम, यानी ये हो गया 12 कूलम। यानी उस बॉडी के पास कितना हो गया 12 कूलम। करके देख लीजिए, 7 3 10 में से 2 गया 8, और इधर कर दीजिए पॉजिटिव 12, 12 में से 12 1 13, 13 में से 5 गया 8, 8 कूलम बराबर है। एकदम समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए अगली प्रॉपर्टी जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए इसके 2 स्टेटमेंट हैं, वो लिखने से पहले मैं ये बता दूं आपको क्वांटाइजेशन होता क्या। क्वांटाइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का फिक्स्ड अमाउंट, वो मैं समझाता हूँ। पहले आप इसका एक फर्स्ट स्टेटमेंट करिए। देखो जो पूरे नेचर में सबसे छोटा चार्ज मिला है हमको, जो प्रैक्टिकली कह सकते हैं हाँ देखा गया, वो क्या है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात आई, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो आपको बताइए कितना होता है। तो देखिए द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली is the charge on 1 electron, that is charge on 1 electron कितना होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इट इज़ नोटेड बाई नोन एज, इसे हम लोग कहते हैं नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। इसे हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल ई। अब बात समझिए, ये स्मॉल ई मैंने लिखा है केवल, अगर स्मॉल ई माइनस लिखा है केमिस्ट्री में पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात हो रही है। अगर केवल ई लिखा है यानी ये किसी पार्टिकल पर एलिमेंट्री चार्ज कितना है, यानी कि ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू कितनी है, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए माइनस ई, प्रोटॉन है तो उसके लिए प्लस ई। बात समझ में आई कि नहीं आई। ई का मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ई के ऊपर माइनस लगा हो, और केवल ई का मतलब उस पर कितना चार्ज है। बात समझ आ रही, दोनों में अलग। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ई का मतलब एलिमेंट्री चार्ज होता है। ठीक है, अब समझिए सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट समझने से पहले एक बात समझिए। मान लीजिए सबसे छोटी अमाउंट, मैंने बोला ना फिक्स्ड अमाउंट में होता है, किसी बॉडी को अगर हम चार्ज देंगे तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में ही दे सकते हैं, उसको ऐसे वैसे कोई भी चार्ज नहीं दे सकते भैया तुम इतना चार्ज ले लो, तुम इतना ही ले लो, ऐसे नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास सबसे कम रुपीज़ जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, मान लीजिए आपको पर डे 5 रुपीज़ मिल रही है, या पर वीक कुछ मिल रही है, पर डे 5 रुपीज़ मिल रही है, जो सबसे छोटी अमाउंट है आपके लिए 5 रुपीज़, इससे कम आपको नहीं मिलती, तो आपके लिए सबसे छोटी अमाउंट क्या हुई 5। बात समझिए, यही ई 5। अगले वीक में भी आपको कितना, मतलब अगले डे पर भी आपको 5, अगले डे में भी आपको 5, तो 4 डेज़ के बाद आपको के पास कितना रुपीज़ होगा 20 रुपीज़। अगर मैं पूछूं 5 डेज़ के बाद तो 25। क्या कभी आपके पास 28 रुपीज़ हो सकते हैं या 32 रुपीज़ हो सकते हैं? नहीं, आपके पास जो भी रुपीज़ होगा वो इसका मल्टीपल होगा कि नहीं होगा 5 का, क्योंकि 5 सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है। आपके पास जितना भी रुपीज़ आता है वो इससे कंबाइंड होता है। तो ऐसे मानिए ना, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब किसी बॉडी पर चार्ज कब आता है, जब उस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या उस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो अपना उस पर एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है माइनस का चार्ज, और अगर निकल रहा है तो उससे माइनस का चार्ज निकाल रहा है। बात समझिए, अगर माइनस का चार्ज निकाल रहा है तो पॉजिटिव हो रही है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव हो रही है। यानी कि किसी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन
निकलेगा तो उसके पास 1 प्लस ई का चार्ज आ जाएगा, निकलने पर वो चार्ज हो जाएगा ना। ये आपने पढ़ा नहीं है केमिस्ट्री में कि जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉडी चार्ज हो जाती है, उसके ऊपर एक प्लस आयन आ जाता है, याद है, सोडियम Na281, अगर एक चार्ज निकला तो इसके ऊपर प्लस नहीं आ जाता है। बात समझ आ रही है यार। तो एक पॉजिटिव आया, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक निगेटिव आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 2 निगेटिव, 3 आ जाए तो +3 और 3 निकल जाए तो +3 और 3 आ जाए तो -3, इसी करके n इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +ne और n इलेक्ट्रॉन आ जाए तो -, क्या कभी भी 7.5 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? ऐसा तो नहीं 7 इलेक्ट्रॉन निकाल के 8वें इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के फेंका, नहीं, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो e के मल्टीपल में निकलेंगे। इसी तरह जो अभी आपको पॉकेट मनी मिल रही थी वो 5 के मल्टीपल में मिल रही थी। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है? आपके पास जो पॉकेट मनी थी वो 5 के मल्टीपल में, क्योंकि सबसे छोटा 5 था। हमारे पास जो चार्ज है किसी बॉडी पर वो किसके मल्टीपल में? ई के मल्टीपल में। द चार्ज, द टोटल चार्ज कह रहे हैं, नेट चार्ज है, द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी is always इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? ई या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। The total charge on any body is always integral multiple of elementary charge E, charge on 1 electron, where E equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। So Q कितना होगा? चार्ज ऑन बॉडी N E प्लस माइनस एनी, वेयर N क्या है? वेयर Q टोटल चार्ज ऑन बॉडी, n क्या है? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। इंटीजर कौन से? या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 या 3, ये इंटीजर। और e क्या है? एलिमेंट्री चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? समझ लीजिए एक बार। जो सबसे छोटा चार्ज मिलता है फिक्स्ड अमाउंट में वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जैसे ई एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इसका मल्टीपल होगा। जैसे फ्रिज बॉटल लेने जाते हो तो 6 के पैक मिलता है, तो 6 लोगे या 12 लोगे या 18 लोगे या 30 या 36, ऐसे कभी 28, 27 या 53 ऐसे नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है जो भी चार्ज किसी बॉडी पे जाएगा वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से जा रहा होगा या इलेक्ट्रॉनों की वजह से निकल रहा होगा। तो ई के ही मल्टीपल में हुआ ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +1 ही, एक इलेक्ट्रॉन आया तो -1 ही, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो +2 ही, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो ये n बता रहा कितने इलेक्ट्रॉन निकले या आए। ये हो गई चार्ज पूरी बॉडी पर कितना है, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। समझ में आया बात को? जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, देखता हूँ आ रहा है। बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए एक न्यूमेरिकल, डज चार्ज ऑफ 8 × 10⁻18 कूलम given to a body, या लिखें कैन चार्ज ऑफ 8 × 10⁻18 कूलम गिवन टू अ बॉडी। क्या किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है? तो चार्ज ऑन बॉडी कितना हुआ? गिवन लिख लीजिए, Q इक्वल टू Q आपके पास कितना हो गया? 8 × 10⁻18 कूलम। E हमें पता ही होता है वी हैव E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n हमें फाइंड करना है। n क्या है? कितने इंटीजर आ रहे हैं देख लेते हैं। अगर इतने इलेक्ट्रॉन आने से उस पर इतना चार्ज आ सकता है, जाने से इतना चार्ज आ सकता है, तो मतलब ये पॉसिबल है। तो n इक्वल टू कितना हुआ? Q इक्वल टू हमने पढ़ा Ne, तो n इक्वल टू
Q बाई ई। Q की वैल्यू 8 इंटू 10⁻18 कूलाम, ये हुआ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम से कूलाम कैंसिल, पॉइंट हटा, ऊपर एक जीरो बढ़ गया तो 80/16 हो गया, ये 10⁻18 और ये 10⁻−19 मतलब +19 हो गया। एक काम करते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, 16 पंचे 80, एक घट गया तो 10 यानी 50 इलेक्ट्रॉन, यानी 50 इलेक्ट्रॉन अगर दिए जाएंगे तो इतना पॉसिबल है। तो आंसर हमारा क्या है, n। अगर n इंटीजर आ जाए तो हमारा ये पॉसिबल होगा। जल्दी समझ लीजिए।